आवाज क्लियर है सबको? क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने साइकोमेट्रिक चार्ट को डिस्कस किया था और उसके ऊपर जो डिफरेंट लाइंस जिस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं उसको हमने देखा था। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या है, दिस इज द ड्राइबल टेम्परेचर। वर्टिकल एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे वेपर डेंसिटी को या ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा को। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन थी ब्लैक कलर की, ये जो कर्व लाइन शो हो रही है आपके सामने, दिस इज द सैचुरेशन लाइन। इस सैचुरेशन लाइन के बाद यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस आ रही है जो मैं रेड के साथ शो कर रही हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स द ड्राइबल टेम्परेचर, कांस्टेंट ड्राइबल टेम्परेचर लाइंस। अब यहाँ पे सैचुरेशन लाइन है, इट मींस यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, दिस इज 100%। यहाँ से जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो आपके सामने डॉटेड लाइंस शो रही है, दीज आर द लाइंस ऑफ द कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर। उसके बाद हमारे पास ये सैचुरेशन कर्व है, इस सैचुरेशन कर्व के ऊपर ये जो वैल्यूज हैं जो टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इस कर्व को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो जो टेम्परेचर बताती है, दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर। इसके साथ यहाँ पे एक और लाइन हमने शो की थी, और जब जहां पे ये इंक्लाइंड लाइन इस इन वर्टिकल इंक्लाइन इस इंक्लाइंड लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वहां से जो हमारे पास वैल्यू आती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंथैल्पी। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। आज जो है हम डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस, कि हमारे पास साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। एक बार दोबारा देखते रहे साथ साथ। हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या आ जाती है, सैचुरेशन लाइन आ जाती है। दिस इज द सैचुरेशन, ऑरेंज लाइन के साथ शो किया सैचुरेशन लाइन। दिस इज द ड्राई बल्ब लाइंस। ये हमारे पास साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर ये क्या आ जाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद ये मेरे पास क्या आ जाती है, दीज आर द वेट बल्ब लाइंस। वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे रीड करेंगे, इस सैचुरेशन लाइन के ऊपर ये इंक्लाइंड लाइन जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर। अच्छा, वेट बल्ब टेम्परेचर के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है। अभी मैंने बताया कि इस सैचुरेशन लाइन के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद हमारे पास जो आ जाती है, दिस इज द ह्यूमिडिटी रेशियो। वर्टिकल एक्सिस जो है वो ह्यूमिडिटी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो से लेके ऊपर की तरफ हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड जो है ह्यूमिडिटी रेशियो की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ह्यूमिडिटी रेशियो का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर पर किलोग्राम हो सकता है, किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर पर ग्राम ऑफ ड्राई एयर हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो इस यूनिट को आपने मस्त देखना है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर किलोग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई एयर है तो दोनों को आपने किलोग्राम किलोग्राम में या फिर ग्राम पर ग्राम में चेंज करना है। तो यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो वो सारा प्रॉब्लम जो वहां से आगे मिस्टेक होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंथैल्पी लाइंस आ जाती है। इंक्लाइन लाइन, ये इंथैल्पी की लाइन गिवन है, बेसिकली उसका स्केल गिवन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज द इंथैल्पी। इंथैल्पी का यूनिट भी देखना है कि आज हमारे पास किलो जॉल पर केजी है या फिर जॉल पर केजी ग्राम्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली यूनिट की कन्वर्जन जो है वो नेसेसरी है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हमारे पास इंक्लाइन लाइन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम वहां पे गिवन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अपने अपने चार्ट ओपन कर लें। वो कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है, वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रेशियो, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड इंथैल्पी। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों ने चार्ट के ऊपर क्या प्लॉट करना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर प्लॉट करना है। अच्छा, आप चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 25, और वेट बल्ब है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। ये देखें, ये मेरे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 गिवन है, और ये मेरे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 गिवन है। इन बिटवीन 20 एंड 30
ये मैं एक रेड कलर 25। से लाइन शो कर रही हूँ, ये देखें ये लाइन आ जाती है, दिस इज द 25। ये हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब हमने क्या शो करना है, वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब वेट बल्ब टेम्परेचर हमें पता है, ये जो इंक्लाइन लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेट बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। इंक्लाइन लाइन जहाँ पे इस सैचुरेशन लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। कितना है हमारे पास, वेट बल्ब टेम्परेचर 20 है, तो ये देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर गिवन है। यहाँ से आपने इन दो लाइंस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि इस लाइन को ड्राई बल्ब लाइन की इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट की हमने प्रॉपर्टीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेट्स से वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने उसको ये ब्लू के साथ शो कर दी है। मैम इसको स्केल के साथ लगाएंगे? बिल्कुल इसको स्केल के साथ लगाएंगे। तो ये जो ब्लू मैंने पॉइंट शो किया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप देखें, सबसे पहले हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं। अब देखो ये जो कर्व आपको नजर आ रही है, सैचुरेशन कर्व के पैरेलल कर्व्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। अब देखो, अब ये हमारे पास कर्व है, यहाँ से पैरेलल आप एक कर्व ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव देखें रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, इसकी वैल्यू देखें। हमारे पास यहाँ पे कितने परसेंट गिवन है, ये 100 है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। मैम ये अच्छा, ये 40 और गिवन है 50 के 10, दरमियान। 20, 30, 40, 50, 60, 60 और 60 और 60 70, 70 के दरमियान 60 और 70 के 65। इन बिटवीन है। और ज्यादा नियर किसके है, 70 के ज्यादा नियर है। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, लेट से हम कहते हैं जिससे अप्रोक्सीमेटली 67% हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रिलेटिव जाएगी। आपने ह्यूमिडिटी। देखना है जो ज्यादा नियरेस्ट पॉइंट है वहां पे आपने ड्रॉ करना है। अच्छा, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे आएगा, इसी लाइन से, ये जो इंटरसेक्शन लाइन है, इस लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्क करनी है जो कि सैचुरेशन लाइन को इंटरसेक्ट करे, यहां से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब देखें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसके आ रहे हैं, 15 है और ये 20 है। तो ये क्या आ जाएगा 15, लेट्स से दिस इज द वैल्यू, नहीं ये हमारे पास 10 है और 20 है। 10, 15, 16, 17, तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह रही हूँ यहाँ पे मेरे पास जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 18 डिग्री सेल्सियस। मैम क्लियर है ड्यू ड्यू पॉइंट पॉइंट की, टेम्परेचर। मैम ये काइंडली रिपीट कर देंगे, सैचुरेशन लाइन से मैम बिल्कुल, पैरेलल लगानी? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है जो कि सैचुरेशन लाइन को इंटरसेक्ट करे। ओके मैम। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बाद आपने फाइंड आउट करनी है ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो के लिए आपने क्या करना है, इस इंटरसेक्शन लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जानी है। ये हमारे पास टेबल गिवन है, चार्ट गिवन है ह्यूमिडिटी रेशियो का। तो यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 0.13। ये हमने 0.13 यहाँ से ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड आउट किया। क्लियर है ह्यूमिडिटी रेशियो सबको। यस मैम। अच्छा, यस। उसके बाद अब आपने फाइंड आउट मैम करनी है, ये हाँ, ह्यूमिडिटी रेशियो को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं मैम? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी हम कहते हैं, बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, अब हमने सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से आपने, ये इंथैल्पी की लाइंस है, ये इंथैल्पी चार्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ इंथैल्पी पर किलोग्राम ऑफ ड्राई है। यहाँ से यही इंक्लाइंड लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो मेरे पास ये केव्स किसी वैल्यू आ जाएगी इंथैल्पी की। अब देखें इट इज वेरी क्लोज टू 60, लेकिन 60 से पीछे तो मैं इट्स माइट बी आ जाती 58 किलो जॉल पर केजी ऑफ ड्राई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, इंथैल्पी की वैल्यू आ गई। क्लास क्लियर है ये पॉइंट। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब यहाँ से देखो इस लाइन, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, दीज आर द लाइंस ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये देखो इसी लाइन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह। ये हमारे पास मैंने इसको पहले ड्रॉ की, किसके इन बिटवीन है, ये है 0 एंड पॉइंट, 0.86।
0.86, ठीक है, वो मुझे वैल्यू क्लियर नहीं नजर आई, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरे पास लेट से वो आ गया 0.86। यूनिट देख लें उसने क्या मेंशन किया हुआ है, दैट इज द क्यूबिक मीटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। 0.86 मीटर क्यूब पर केजी, ये क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इस तरह हम इस चार्ट से जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको रीड कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट मैम सबको? ये तो मुश्किल, यस मैम, मैम ये तो नहीं, मुश्किल तो हो स्पेसिफिक जाएगा वॉल्यूम का जरा। मैम दोबारा से हाँ बता दें एक कैसे रीड रहेगा। करना है। ये देखिए, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है, ये देखो ये लाइन 0.88, ये लाइन, ये वाली लाइन, यस मैम। मेरा भी क्योंकि चार्ट है, ये लाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इंटरसेक्शन लाइन से मैंने देखना है जो बिल्कुल नियरेस्ट। क्लोजेस्ट लाइन है, नियरेस्ट लाइन है, उसके पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर देनी है। ओके ओके मैम। तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जब भी आपने चार्ट को रीड करना है तो हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होगी। वो वैल्यूज क्या हो सकती है, लेट से वो ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर हो सकता है, ड्राई बल्ब और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है हमारे पास। इस तरह एटलीस्ट टू वैल्यूज होंगी, उन टू वैल्यूज के इंटरसेक्शन से हम बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके मैम। चार्ट रीड करना सबको क्लियर हो गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैम ये कूलिंग लोड कैलकुलेशन में ये हेल्पफुल है मैम। एग्जैक्टली ये हमारे पास जब हम डिफरेंट डिजाइन कूलिंग और हीटिंग लोड कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जब हमने डिफरेंट वैल्यूज आगे हम प्रोसेसेस को देखते हैं, वहां से आप लोगों को और बेहतर क्लियर हो जाएगा कि चार्ट का पर्पस क्या है, ये चार्ट को हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 17। जो हमारे पास ह्यूमिडिटी रेशियो आ रही है 63% है, इंथैल्पी 57 है, और ह्यूमिडिटी रेशियो जो है दैट इज 12.6 ग्राम पर केजी, जो ड्राई एयर हमारे पास आ जाएगी। सो ये आपके पास चार्ट के ऊपर आपने सारी की सारी वैल्यूज हैं वो प्लॉट कर दी। सो द मेन टॉपिक फॉर द टूडेज डिस्कशन इज डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। अब हमारे पास जो डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस आते हैं, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसिबल हीटिंग, फिर हमारे पास आता है सेंसिबल कूलिंग, फिर कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, फिर हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, एवेपोरेटिव कूलिंग एंड केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन। आज का जो टॉपिक होगा उसमें जो हमारे चार मेन टॉपिक है वो मैं इन चार को डिस्कस करूंगी। एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम को हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ से सेंसिबल हीटिंग एंड सेंसिबल कूलिंग से हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, अब सेंसिबल हीटिंग क्या होती है बेसिकली? सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास सेंसिबली हीट एडिशन या रिमूवल कब होता है, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर जो हीट एडिशन या रिमूवल हुआ है वो क्या हुआ है, सेंसिबली हुआ है। अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीटिंग। अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द सेंसिबल कूलिंग। अच्छा, अब सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेट्स से मेरे पास एक कॉइल है, सिंपल। अब इस कॉइल का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बाहर जो एयर है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो डेफिनेटली जब एयर इस कॉइल के ऊपर से पास करेगी तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, जस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखें क्या टेम्परेचर, यहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी ऐड हुई, कोई ह्यूमिडिटी ऐड नहीं। उसका ड्यू पॉइंट, उसका वेट पॉइंट, वेट पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या उसका मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। चेंज क्या हो रहा है, ओनली द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, द ऑर्डिनरी टेम्परेचर दैट वी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। इस टाइम एयर का टेम्परेचर जब मैं थर्मोमीटर के साथ मेजर करूंगी तो जो टेम्परेचर देगा वो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो सिंपली एयर जो है इस टाइम जिसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, जब इस 20 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब एयर टेम्परेचर को मैं इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कॉइल में से पास करूंगी, तो इस एयर का टेम्परेचर 20 से इंक्रीज होकर लेट से वो हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड द सेंसिबल हीटिंग। अब यहाँ पे जब 20 से 80 में चेंज हुआ है, देयर इज नो एडिशन। यहाँ पे ना तो मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो रहे हैं, ना उसका ह्यूमिडिटी लेवल चेंज हो रहा है, ना मॉइस्चर, और बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट चेंज नहीं हो रही क्योंकि फेस चेंज नहीं हो रही है। सेकेंडली, क्योंकि यहाँ पे उसकी वजह से ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेंसिबल हीटिंग। सिमिलरली अगर टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो 20 है, अगर मैं यहाँ पे एक कॉइल है जिसका टेम्परेचर -10 है, जब इसमें से पास करूंगी तो इसका टेम्परेचर लेट से डिक्रीज होके -5 डिग्री सेल्सियस हो गया, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। सो वी
called, this is the Cooling. sensible cooling process. Clear Okay. है ये point सबको? Yes. It means sensible heating के अंदर या sensible cooling के अंदर, can I say there is change in dry bulb temperature, but the dew point temperature remain constant. Dry bulb temperature क्या होगा? Change होगा, dew point constant रहेगा. Secondly, omega 1 is equal to omega 2 is equal to omega specific humidity भी उसकी क्या रहेगी? Constant रहेगी. Since no moisture is added or removed from the air during the heating or the cooling process, so the dew point temperature, latent heat content do not change. That's why omega will also remain constant. This is called the sensible heating and the sensible cooling process. Process clear है सबको? Yes, ma'am. अच्छा, अब अगर इस प्रोसेस की मैं कैन आई राइट क्योंकि Q हीट एडिशन और हीट रिमूवल CP स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा T, CP डेल्टा T, लेट्स से अगर हीटिंग हो रही है तो इनिशियल फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा T2 माइनस T1, तो Q क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर कूलिंग हो रही है तो Q क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, Negative. क्योंकि हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वो क्या आ जाएगा? CP T2 माइनस T1, Q नेगेटिव आएगा. और इन केस ऑफ हीटिंग Q हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा. सो ये हमने प्रोसेस को डिस्कस कर लिया. अब सेकंड जो हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, हाउ टू ड्रॉ इट ऑन द पीवी चार्ट, सॉरी साइकोमेट्रिक चार्ट. अब लेट्स से साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर आ जाओ. ये हमारे पास चार्ट है. अब इस चार्ट के ऊपर देखो, मेरे पास मैं कहती हूँ लेट्स से इनिशियल ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इनिशियल ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेरे पास कितना है? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट. मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ये मेरे पास टेम्परेचर T1 आ गया. फाइनल मेरे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना हुआ? 85. ये मेरे पास 85 की लाइन आ गई. मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास सेम है, लेट्स से वो 40 है. तो हमारे पास इस टाइम जो है कि तो ये जो लाइन है, ये मैंने रेड के साथ शो की है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस. और अगर इसी प्रोसेस को मैंने सेंसिबल कूलिंग के साथ शो करना है, तो ये लाइन अगर मैं इस डायरेक्शन में शो कर दूं, एरो की डायरेक्शन ये आ जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस. So this is the way we can draw this process on the psychometric chart. Clear है ये point? क्लास ये point clear है सबको? दोबारा पूछें, आवाज नहीं आई आपकी. मैं कह रहा हूँ ये वाला चार्ट नहीं समझ आया, थोड़ा सा ये बताइएगा. ये जो अभी आपने ये एक दूसरी तरफ एरोज अपोजिट एरोज लगाए हैं. ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ. मैंने क्या है, मेरे पास लेट्स से मैं हीटिंग का प्रोसेस शो करने लगी हूँ. अब मेरे पास हीटिंग प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. कौन सा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर. क्योंकि हमारे पास इस टाइम जो एयर का नॉर्मल टेम्परेचर है, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर का नाम दिया हुआ है. तो आपके देखें एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर है. मेरे पास इनिशियल ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेट्स से 50 था, फाइनल ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होकर क्या हो गया? 85. हमने क्या किया कि हमने जस्ट उसको कॉइल में से पास किया. जब 50 था तो उसका मॉइस्चर कंटेंट था 40%, 40 ग्राम्स था हमारे पास. तो ये 40 की, यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी. तो यहाँ से देखिए 50 से 80 तक जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, दिस इज कॉल्ड द सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस. और अगर यही 85 से 50 तक टेम्परेचर डिक्रीज होता तो ये लाइन इस तरह आ जाती. दिस इज कॉल्ड द सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस. क्लियर है फिलहाल? अब यस मैम. क्योंकि हमारे पास ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसके मॉइस्चर कंटेंट भी कांस्टेंट रहेंगे. जो इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट थे ओमेगा 1, जो 50 डिग्री के ऊपर ओमेगा 1 था, वही ओमेगा 2 रहेगा 85 के ऊपर. तो इसी वजह से हमने लिखा था ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा. मॉइस्चर कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे उसके. ये मैम ओमेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसकी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ना, ये हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फाई के साथ शो करते हैं. दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओमेगा इज द एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. क्लास प्रोसेस क्लियर है सबको ये? यस मैम. चलिए एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. देखिए वो कहते हैं कि 2 kilograms of air per second having initial dry bulb and wet bulb temperature 21 and 16.
इनिशियल ड्राइबल टेम्परेचर कितना है, dB1 है 21 और वेट बल्ब टेम्परेचर 1 कितना है 16 डिग्री सेल्सियस आर पास्ड अक्रॉस अ हीटिंग कॉइल and the dry bulb temperature is raised to 33 degree Celsius. Final dry bulb temperature कितना हो गया है 33 degree Celsius. सबसे पहले क्या कहते हैं, plot the process on the psychrometric chart and determine the final wet bulb temperature, sensible heat transfer and the total heat transfer. हमने ये सब चीजें जब वो फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको प्रोसेस को प्लॉट करना है ऑन टू द साइकोमेट्रिक चार्ट. चार्ट के ऊपर आ जाए. यहाँ पे हम दोबारा प्लॉट कर लेते हैं. अच्छा मुझे बताइएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारे पास क्या था, 21 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या है 20 है, तो ये मेरे पास किसकी लाइन आ जाएगी 21 की. यहाँ से देखिए लाइन ड्रॉ कर दें 20. मैम 21 है. ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारे पास 21 डिग्री सेल्सियस है. अच्छा वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है 16 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ से आ जाओ वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन मेरे पास, ये जो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड लाइन है दीज आर द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन. यहाँ से हमने वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन प्लॉट करनी है 16 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. अब देखो यहाँ से ये हमारे पास क्या है 10 है, ये 15 है और ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं मेरे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा. ये 20 है, ये 15 है हमारे पास वेट बल्ब और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 16. ठीक है, अब ये क्या आ गया, दिस इज द कंडीशन ऑफ द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है. मैम किसी और कलर से 1 लिख लें. किसी और कलर से ये मैंने ऑरेंज से 1 लिख दिया. ये पॉइंट नंबर 1 आ गया, ये मैंने ऑरेंज के साथ शो कर दिया. ठीक है, अब हमने पॉइंट नंबर 2 को प्लॉट करना है. पॉइंट नंबर 2 क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है अप टू 33 डिग्री सेल्सियस तक. अब दोबारा से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखें, ये 30 है हमारे पास और ये देखें ये 30, 31, 32 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 33 की लाइन प्लॉट करते हैं. 33 ये लाइन आ जाएगी हमारे पास 33 की लाइन आ जाएगी. अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है जो 1 के ऊपर है, वही हमारे पास किसके ऊपर होगी 2 के ऊपर. तो यहाँ से मैंने इस पॉइंट इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, ये ब्लैक लाइन के साथ. ये पॉइंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. डायरेक्शन किस तरफ आएगी, ये एरो की डायरेक्शन आ जाएगी. सो दिस इज द सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस. क्लियर है क्लास सबको? यस मैम. प्रोसेस डायग्राम सबको क्लियर हो गई? जी मैम, बस इसकी बेसिक ड्राइंग यही होगी जिस तरह आपने ड्रॉ किया है. बिल्कुल एग्जैक्टली इस प्रोसेस की बेसिक ड्राइंग हमारे पास यही होगी जिस तरह मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है. ठीक है मैम. अच्छा अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम के अंदर देखें वो कहता है आपने बताना है कि फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होगा. अब यहाँ से देखो फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए आपके पास ये लाइन आ रही है, ये जो ब्लैक कलर के साथ ये इंक्लाइंड लाइन में शो कर रही हूँ. अब ये टेम्परेचर कितना आ रहा है, ये 15 है और ये 20 है. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 18 कह देते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस मेरे पास क्या आ गया, दिस इज द फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर. क्लास क्लियर है वेट बल्ब टेम्परेचर? यस मैम. ठीक है, उसके बाद देखिए फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर हमारे पास आ गया. सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, सेंसिबल हीट ट्रांसफर. अभी मैंने बताया हमारे पास Q किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू m डॉट Cp इंटू डेल्टा T.
और Cp डेल्टा T, क्योंकि मेरे पास Cp की वैल्यू गिवन नहीं है, तो कैन आई राइट m डॉट Cp डेल्टा T को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा H, तो m इंटू H2 माइनस H1, क्योंकि इंथैल्पी की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, और m डॉट की वैल्यू भी हमें प्रॉब्लम में गिवन है 2 किलोग्राम पर सेकेंड, तो m की वैल्यू है 2 किलोग्राम पर सेकेंड। अब इंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं, H2 की मुझे बताएं वैल्यू, ये देखें H2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.2 से ये इंक्लाइंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं इस पॉइंट, इस चार्ट तक। अब ये लाइन किसके दरमियान आ रही है, 50 और 60 में, और 50 और 60 के दरमियान देखिए कितनी लाइंस गिवन आपके पास, 1 2 3 4 5 6 56, तो H2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 56। क्लास क्लियर है? 7 पे आ रहा है। टेढ़ी मेरी लाइन हो गई 55 पे आ रही है। अगर वन आप बाय वन ठीक बोले, करें मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम, मैं कह रहा हूँ कि ये टेढ़ी मेरी लाइन हो गया तो 55 पे आ रही है, एक लाइन पीछे आ रही है ठीक अगर है, हम वो सीधा आपके खींचे पास जब एग्जैक्ट अब स्केल होगा, आप अपने हाथ से ड्रॉ करोगे तो वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अभी आप देखें कि आप लोग को चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ये मेरे पास 0.2 की मैम इंथैल्पी आ गई, H1 44 आएगा, और H1 की ये देखें यहाँ से ये हमने ड्रॉ कर दी, तो H1 मेरे पास क्या आ गई, ये 44 आ गई। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, 56 माइनस 44, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, QS आ जाएगा। सेकेंडली, अगर आप चार्ट के ऊपर, वो कहते हैं चार्ट के ऊपर शो करें सेंसिबल, सो दिस इज द, मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, जो उसका डेल्टा H जितना आपने वहां पे सेंसिबली हीट जो है वो ट्रांसफर हुई। क्लास क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम, ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल डेल्टा H आ गई, जो कि वहां पे ये ट्रांसफर हुई है। तो इस तरह बाय यूजिंग द चार्ट आप डिफरेंट वैल्यूज को जो है वो वहां पे प्लॉट भी कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। मैम ये सम ग्राफ में ये मैम ये रिलेटिव ये एंथैल्पी इसकी लेंस नहीं गिवन होती, मैंने जो नहीं, वो डाउनलोड एंथैल्पी की। चार्ट गिवन होगा आपके पास हमेशा, आपने वही ग्राफ यूज करना है जिसमें एंथैल्पी चार्ट गिवन हो। आप ये अच्छा, ग्राफ शेयर कर दें लेक्चर ठीक है, एंड मैं पे। शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब ये थैंक यू देखिए मैम। एक और प्रॉब्लम है आपके पास, यहाँ पे वो कहते हैं कि 0.2 की कंडीशन है कि उसका ड्राइबल टेम्परेचर 60 से इंक्रीज होके क्या हो गया 70 डिग्री, वेट बल्ब टेम्परेचर 50 है, आपने फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर बताना है। अब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें गिवन है 58.8% और फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने बतानी है। तो यहाँ पे देखें, जब हमने सब यहाँ पे प्लॉट किया, 60 डिग्री हमारे पास इनिशियल वेट बल्ब टेम्परेचर है, फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर कितना हो गया 70, तो आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 और 70 की लाइंस मार्क कर दी। उसके बाद आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है 50, इस लाइन से आपने ये इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ की, दोनों जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हुए वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 की कंडीशंस आ जाएंगी ये हमारे पास। अब इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है हमारे पास 58.8%, तो ये लाइन मेरे पास किसकी आ गई 58.8% की। इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेम वैसे ही मार्क की, दिस इज द लाइन ऑफ द सेंसिबल हीटिंग। इस पॉइंट 3 के ऊपर जो कर्व जारी होगी ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 0.3, और कोरस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर यहाँ से इंक्लाइंड लाइन से पास कर रहा होगा, दिस इज द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट 351 डिग्री सेल्सियस। सेंसिबल हीटिंग एंड कूलिंग में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये अलग से मतलब क्वेश्चन था कि ये जी ए बिल्कुल, पार्ट ये एक नहीं, ये सेकंड सेपरेट क्वेश्चन है, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी फाइंड आउट करनी है। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ये चार्ट पे, प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 ये प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस। ये उसने डिफरेंट प्रोसेस शो किए हुए, उस प्रोसेस में से उसने आपको कहा है कि आपने सिर्फ 2 से 3 प्रोसेस को डिस्कस करना है, ओके बाकी मैम। प्रोसेस का आपको डाटा नहीं गिवन। चले, ओके मैम। अच्छा उसके बाद हमारे पास अब जो हम सेकंड प्रोसेस की तरफ आते हैं, दिस इज द सेंसिबल कूलिंग। मैंने अभी आपको बताया कि सेंसिबल कूलिंग का एरो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा, इंथैल्पी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो द रिमूवल ऑफ द हीट फ्रॉम द मॉइस्चर विदाउट रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर, इट आल्सो फॉलोज अ कांस्टेंट ह्यूमिडिटी रेशियो ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट। भी हमने डिस्कस किया, तो ये देखिए ये हमारे पास जब हम दोनों प्रोसेसेस को एक ही डायग्राम के ऊपर शो करते हैं तो सेंसिबल हीटिंग जो है उसमें इंथैल्पी इंक्रीज करती है, सेंसिबल कूलिंग के केस में इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती है।
So this is all about the sensible heating and the cooling process. मैम जरा पिछला पेज कीजिएगा एक दफा दोबारा। जी बस ठीक है। चले, अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आता है उसको डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द बायपास फैक्टर। अब बायपास फैक्टर क्या कहते हैं, लेट्स से कुछ पोर्शन ऑफ एयर यहाँ पे आया है, ठीक है, ये हमारे पास एयर। अब इस एयर का ये जो कुछ पोर्शन था वो इस कॉइल के साथ इन कांटेक्ट हुआ है, कॉइल के साथ इन कांटेक्ट हुआ है तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हीटिंग या कूलिंग का प्रोसेस हुआ है, लेट्स से हीटिंग स्लैश कूलिंग कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें से एयर जो है 100% एयर यहाँ पे आ रही थी, अब 80% एयर जो है वो कॉइल के साथ इन कांटेक्ट होगी, हीट या कूल होगी, बाकी जो 20% एयर थी वो इन कांटेक्ट हुई है। ड्यू टू सर्टेन रीजन 80% of air, let's say we assume 80% of the air comes in contact with the coil and there is change in temperature, while the remaining 20% air do not come in contact with the coil, जो 20% air है वो in contact में रही है। तो ये जो 20% air in contact में रही है, ये जो air portion of air है जो कि पास कर गया कॉइल से विदाउट कॉन्टेक्टिंग द कॉइल सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, दिस एयर इज कॉल्ड द बायपास एयर। उस एयर को हम क्या कहते हैं, दिस एयर इज कॉल्ड द बायपास एयर। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर, लेट्स हम कहते हैं कि 100 इसका पोर्शन है 100% एयर है, वो कॉइल के साथ इन कांटेक्ट आई है, 80% एयर जो है वो सिर्फ कॉइल के साथ इन कांटेक्ट आई है, कुछ पोर्शन जो है वो इन कांटेक्ट नहीं हुआ ड्यू टू सर्टेन रीजन, जो कि रीजन हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। उन रीजंस की वजह से कॉइल्स के साथ कुछ पोर्शन कांटेक्ट में नहीं आया, उस एयर को हम क्या कहेंगे, दिस एयर इज कॉल्ड द बायपास एयर। सो द क्वांटिटी ऑफ द एयर इज कॉल्ड द बायपास एयर। अब बायपास फैक्टर क्या होता है, जब हम उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बायपास एयर डिवाइडेड बाय टोटल एयर के साथ, तो उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, दिस फैक्टर इज कॉल्ड द बायपास फैक्टर। when the quantity of air is represented when the quantity of the bypass air is represented as a fraction of the total air, the factor is called the bypass factor। class clear है ये point? यस मैम। यस मैम। और इसका वो नहीं है, मतलब जिस तरह काफी ज्यादा जो भी फैक्टर्स होते हैं उनका होता है कि ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये लेस देन 1 होना चाहिए, इस टाइप का बायपास फैक्टर जी। मैं वो भी बताती हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन क्लियर किया ना, डेफिनेशन क्लियर है सब? जी डेफिनेशन क्लियर। अच्छा, अब बायपास फैक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये देखें, अगर हम इसको इस चार्ट के ऊपर देखें, अभी हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की है, इस प्रॉब्लम के ऊपर देखो एयर कितने टेम्परेचर के ऊपर एंटर हो रही थी, 21 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एंटर हो रही थी, वो एंट्री कंडीशन आ गई। एयर लीव कितने टेम्परेचर के ऊपर कर रही है, 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लीव कर रही है, ये हमारे पास क्या आ गई, बेसिकली एग्जिट कंडीशन आ गई। अब ये हमारे पास जो सी है, ये जो बी से सी एयर थी, हमारे पास टोटल एयर देखो कितने पार्ट के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, एक हमारे पास ए से सी पार्ट है, एक मेरे पास ए से बी पार्ट है, और एक मेरे पास बी से सी पार्ट है। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो बी से सी पार्ट है वो एयर क्या हो गई है, दिस इज द बायपास एयर। और जो मेरे पास एक्चुअली कांटेक्ट में कितनी एयर आई है, ए से बी जो एयर है वो किस में आई है, डेट कम्स इन कांटेक्ट विद द कॉइल। और ए से सी जो है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एयर, ये टोटल मिक्सचर ऑफ एयर है जो कि उस टाइम वहां पे प्रेजेंट है। टोटल मिक्सचर ऑफ एयर कितना है, ए से सी है, कॉइल के साथ इन कांटेक्ट कितनी आई, ए से बी, बाकी जो बी से सी एयर क्या थी वो क्या हो गई, वहां से बाईपास हो गई। सो दिस इज कॉल्ड द बाईपास एयर। तो जब हम बाईपास फैक्टर इसका फाइंड आउट करते हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, बी सी बाईपास एयर डिवाइडेड बाय द टोटल एयर, दैट इज ए सी। हाँ जी, देखिए मैंने ठीक लिखा है। यस मैम। तो in terms of dry bulb temperature, can I write temperature Tc minus Tb divided by temperature Tc minus Ta? This factor is called the bypass factor, and these are the dry bulb temperature. मैम ये TC माइनस TB वगैरह के समझ नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी बताया कि मेरे पास B से C एयर जो है वो बाईपास हुई,
ए से सी क्या है, टोटल एयर है, और ए से बी जो एयर है वो कॉइल के साथ इन कांटेक्ट हुई है, तो बाईपास डिवाइडेड बाय टोटल एयर, बी से बाईपास हुई, टोटल एयर क्या है, ए से सी है, तो इन टर्म्स ऑफ टी सी, ये सी पॉइंट का टेम्परेचर माइनस बी पॉइंट का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, टेम्परेचर की फॉर्म में लिखेंगे ना क्योंकि हम सारा कुछ टेम्परेचर की फॉर्म में डिस्कस करें, डिवाइडेड बाय सी पॉइंट का टेम्परेचर माइनस ए पॉइंट का टेम्परेचर। तो ये फैक्टर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द बाईपास फैक्टर। अच्छा, अब बाईपास फैक्टर जो है वो डिफरेंट नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, सॉरी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब उस मैम फैक्टर में हम बाईपास रीजन चेंज कर सकते हैं? बाईपास रीजन, मैम मतलब जरा पिछली बैक जाइएगा जरा। मैम इसी तरह जिस तरह से अभी आप बी से सी बोल रही हैं, अगर कोई ना मतलब अगर ये आगे बी से हमारे पास वो आ आपकी जाए, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन पहले बताई है, एंट्री कंडीशन 21 के ऊपर एयर एंटर हो रही है, 33 के ऊपर एयर लीव कर रही है, और कॉइल का जो टेम्परेचर था वो 36 डिग्री सेल्सियस था मेरे पास। तो इसका मतलब जो आपने बाईपास से इसका फैक्टर का जो बताया, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये चेंज अल्टरनेट होता रहेगा। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा, बाईपास फैक्टर आपके आएगा बाईपास एयर, ये फॉर्मूला आपका डिवाइडेड बाय टोटल एयर, ये फॉर्मूला आपके पास जितनी एयर बाईपास हो रही है वो हो सकता है ए से बी बाईपास हो रही हो, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, सिर्फ बी से सी कांटेक्ट में आई हो, ठीक है। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। अच्छा, अब बाईपास फैक्टर जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहला फैक्टर जो आता है नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉइल्स आता है। अब देखो जितनी कॉइल्स के अंदर रोज कम होगी, इट मींस उतनी एयर उसके साथ कम इन कांटेक्ट में आएगी, तो बाईपास फैक्टर जो है उतना ज्यादा होता जाएगा। इसी तरह अगर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इट मीन एयर स्पीडीली वहां से पास करेगी, एयर की वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से बाईपास फैक्टर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, बाईपास वहां से एयर जो है वो बाईपास एयर जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सो कहते हैं कि जो बाईपास फैक्टर है वो रेंज कर रहा होता है 0.01 से लेके 0.15 के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। अब कुछ एप्लीकेशन है लाइक जहाँ पे हमारे पर्पस ही हीटिंग या कूलिंग हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे अगर हम मैक्सिमम एयर को बाईपास कर देंगे तो वहां पे हमें वो प्रोसेस जो है वो अचीव ही नहीं होगा। एयर वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर देंगे या नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉइल जो है वो हम जहाँ पे 2-3 रखेंगे, मिनिमम रखेंगे, तो बाईपास फैक्टर जो है वो उसके कोरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होता जाएगा। क्लास क्लियर है ये पॉइंट? मैम ये थर्ड वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, 0.01 टू हमारे पास 0.15 कि वो डिपेंड करता है ना, एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब लेट्स से कुछ एप्लीकेशन है, हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस आपने डिजाइन किया, आपको मैक्सिमम एयर जो है वो जब सरफेस के ऊपर कूलिंग सरफेस के ऊपर से पास करेगी तो आपके रूम को ज्यादा ठंडा करेगी। अगर आप बाईपास फैक्टर वहां पे बहुत ज्यादा कर देते हो, बाईपास फैक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब है कि 100% एयर में से 80% एयर लेट से बाईपास हो गई है, सिर्फ 20% एयर आपके रूम में आई है, तो इट मींस आपका प्रोसेस क्या आप वहां पे कूलिंग का प्रोसेस अचीव कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट। तो इस वजह से हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन हम बाईपास फैक्टर को जो है वो डिजाइन करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? सेकेंडली टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है हमारे पास। लेट्स से कॉइल है, कॉइल के एक तरफ टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और कॉइल का जो टेम्परेचर हमने यहाँ पे रखा हुआ है वो 9 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 30 से 9 पे आने में बहुत बहुत ज्यादा चेंज है, इट मीन मैक्सिमम लेट से वो टेम्परेचर यहाँ पे जो चेंज हुआ, फाइनल टेम्परेचर जो रूम के अंदर मुझे अचीव हुआ वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 30 से 9 तक आने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो एयर जो कि इस टेम्परेचर डिफरेंस के साथ एडजस्ट नहीं होती, इस टेम्परेचर कैच ही नहीं करती है, वहां पे इक्विलिब्रियम डेवलप ही नहीं होता, तो उसकी वजह से भी बाईपास फैक्टर वहां पे इंक्रीज हो जाता है। क्लास क्लियर है ये पॉइंट? Yes. चले अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, एक प्रॉब्लम आ जाती है, कहते हैं कैलकुलेट द बाईपास फैक्टर ऑफ द हीटिंग कॉइल यूज्ड इन द सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। जब भी हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी, if the mean effective temperature of the coil surface is 36, अब आपके पास उसने कॉइल का टेम्परेचर कितना दे दिया, 36 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, तो पुट करते हैं यहाँ पे आपके पास ये कॉइल का टेम्परेचर 36 है माइनस
एंट्री एग्जिट टेम्परेचर कितना है 33, बी पॉइंट का टेम्परेचर 33 है, डिवाइडेड बाय 36 माइनस एग्जिट टेम्परेचर 21, तो यहाँ से जो वैल्यू आती है बाईपास फैक्टर की दैट इज VFT। पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है कि 20% ऑफ द टोटल एयर, 100 में से 20% एयर क्या हो गई है, बाईपास हो गई है, बाकी 80% एयर जो है वो इन कांटेक्ट हुई है। क्लियर है ये पॉइंट? हम Only- बेसिकली हमारे Yes, पास बाईपास फैक्टर मतलब इंक्रीज या अच्छा तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। हमें बाईपास फैक्टर ज्यादा नहीं चाहिए, हमें बाईपास फैक्टर को कम से कम रखना होता है। नहीं सॉरी, मतलब कम ही होगा, मतलब जिस तरह यहाँ पे 20 आ गया, 20 का यहाँ मतलब पे है कि बाईपास ये फैक्टर 20 आया, इट मींस 80% एयर जो है वो रूम के अंदर चली गई है, वो इन रूम के अंदर कांटेक्ट होकर चली उसका गई है। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। सिर्फ 20% एयर ऐसी है जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया मैम। चल अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आ जाता है दैट इज द कूलिंग एंड द डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अभी हमने सिर्फ कूलिंग का प्रोसेस डिस्कस किया था, नाउ दिस इज द कॉम्बिनेशन प्रोसेस कि इसके अंदर क्या होगा, कूलिंग एज वेल एज डीह्यूमिडिफिकेशन। अच्छा, अब आपको पता है जैसे जैसे कूलिंग होती है, कूलिंग होने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंक्रीज होते हैं। कूलिंग जो है वो मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करती है। मॉइस्चर कंटेंट अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाए तो आपको रूम के अंदर ह्यूमिडिटी फील होना शुरू हो जाती है। और ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द साइकोमेट्री वी हैव डिस्कस्ड देयर इज अ सर्टेन रेंज ऑफ द ह्यूमिडिफिकेशन एज वेल एज द टेम्परेचर। तो उस हाई मॉइस्चर कंटेंट को जब हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द डीह्यूमिडिफिकेशन। इट मींस जब भी कूलिंग का प्रोसेस होगा तो हमें उसके साथ साथ क्या करना होगा, डीह्यूमिडिफिकेशन। इसी के पैरेलल एक प्रोसेस आता है, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग। अगर सिस्टम के अंदर हम हीटिंग कर रहे हैं तो हीटिंग की वजह से जो मॉइस्चर है वो क्या होते जाएंगे, वेपोराइज होते जाएंगे, वहां पे मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर मॉइस्चर कंटेंट एक सर्टेन लेवल से डिक्रीज हो जाए तो वो भी वहां पे अनकंफर्टेबल कंडीशंस कॉज करते हैं। इट मींस अगर हीटिंग करेंगे तो उसके साथ जो हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। क्लियर है ये पॉइंट? कूलिंग के साथ हमें क्या रिक्वायर्ड है, डीह्यूमिडिफिकेशन, और हीटिंग के साथ हमें क्या रिक्वायर्ड है, ह्यूमिडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। क्लास क्लियर है? Yes. ह्यूमिडिफिकेशन में भी मैम वही हीट ही प्रोवाइड करेंगे तो शायद वो बनेगी ना। यस मैम। नहीं, मैंने कहा है कि जब भी कूलिंग करोगे तो वहां साथ उसके डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, और अगर हीटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ हमें ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये दोनों एट द टाइम करना पड़ेगा। दोनों एट द टाइम, हमें एक सिस्टम के अंदर कंफर्ट लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन की। अब कूलिंग के केस में क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कोरस्पॉन्डिंगली डीह्यूमिडिफिकेशन की वजह से उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एज वेल एज उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज होगी। हीटिंग के केस में क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, कोरस्पॉन्डिंगली उसकी जो है हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो भी हमारे पास इंक्रीज होगी। प्रोसेसेस क्लियर है सबको? क्लास प्रोसेसेस यस क्लियर है? मैम। चले अब देखते हैं कैसे होते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर होती है, इस एटमॉस्फेयर एयर को पास करते हैं कूलिंग कॉइल में से। लेट्स से कूलिंग कॉइल आपके एसी का जो बाहर उसका आपका एवेपोरेटर है वहां पे, कूलिंग कॉइल के बाद आगे यहाँ पे क्या लगा होगा, एक इलेक्ट्रिक हीटर हो सकते हैं, रेजिस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हमारे पास डिवाइस है जो कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उसको कंडेंस कर देगी, कंडेंस करके वहां पे वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करके उस वाटर को हम सिस्टम से आउट कर देंगे। आपके एसी के पीछे जो आपको पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं वो पानी के ड्रॉपलेट्स क्यों होते हैं? हाँ जी, बता सकते हैं? वो बेसिकली एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है जिसको कंडेंस करके वो क्या करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वाटर फॉर्म में, और वो वाटर जो है उसको हम सिस्टम से बाहर
आउट कर देते हैं। अगर हम उस वाटर को सिस्टम से आउट ना करें तो हमारा सिस्टम जो है, रूम जब बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाएगा, आपको हर चीज के ऊपर नमी, बेसिकली जिसको बहुत क्लियर वर्ड में कह सकते हो, एक नमी का इफेक्ट जो है वो आपको फील होना शुरू हो जाएगा, हर चीज आपके गीली गीली वेट फील होना शुरू हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई वाटर को वहां से कंडेंस करके वहां से वाटर फॉर्म में वहां से रिमूव करते हैं। अब इलेक्ट्रिक हीटर से उसके बाद वो जो हमारे पास एयर होती है उसको हम कहाँ पे, ये रूम के अंदर आ जाता है हमारे पास सप्लाई एयर। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है हीट कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का। यही प्रोसेस अगर हम रिवर्स करते हैं हीटिंग के लिए, एटमॉस्फेरिक एयर, आगे क्या लगे होंगे, हीटर्स। हीटर्स यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या लगे होंगे, ह्यूमिडिफायर, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेगी और उसके बाद उसको कहाँ पे थ्रो करेगी, रूम के अंदर जो है वो थ्रो करेगी। क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मैम। यस मैम। चलिए अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऑन टू द साइकोमेट्रिक चार्ट। अच्छा, अब सबसे पहले हम कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेट्स से कूलिंग के केस में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इनिशियल टेम्परेचर 30 था, फाइनल टेम्परेचर हमने डिक्रीज करके कर दिया 20, हमारे पास टेम्परेचर लाइन आ गई। अच्छा, अब ड्राई टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सो दिस इज द कूलिंग प्रोसेस। आपने ये इसको, ये स्टेट 1 आ गई, ये स्टेट 2 आ गई। अब स्टेट 1 के ऊपर देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 0.16। स्टेट 2 के ऊपर भी हमारी रिलेटिव एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, 0.16। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो, स्टेट 1 के ऊपर रिलेटिव, हमारे पास स्टेट 2 तक जाते जाते रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी क्या हो गई है, 100% सैचुरेट हो गई है, कूलिंग का प्रोसेस किया है। अच्छा, जब 100%, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डीह्यूमिडिफाई करना शुरू किया। यहाँ से देखेंगे इस कर्व के ऊपर डाउनवर्ड हमने मूव करना है, जहां तक हमने टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। लेट्स से वो कहता है कि आपने फाइनल ड्राइबल टेम्परेचर, इसको आप बेहतर है इस तरह कर लें। अब ये हमारे पास फाइनल ड्राइबल टेम्परेचर जो हमें सिस्टम का रिक्वायर्ड है वो 10 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है। तो मैं ये 10 डिग्री सेल्सियस तक आ गई, ये मेरे पास रूम की सप्लाई कंडीशन आ गई 3, ये 0.3 मेरे पास क्या आ गई, सप्लाई कंडीशन। अब यहाँ पे देखो 1 और 3 को जब हम ज्वाइन करते हैं, दिस लाइन 1 से 3, अब ये जो प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। 1 से 3 अब ये जो आपके सामने प्रोसेस शो की है, दिस इज कॉल्ड द कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। क्लास क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होके कहाँ पे आ गई है, 0.07 के ऊपर, जबकि इनिशियल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या थी, 0.16 है। तो हमने इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस कर दी है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? मैम ये 1 से 3 तक किस तरह है, एक दफा फिर से बता दें। मैं दोबारा बता रही हूँ, 1 कंडीशन क्या है, ये एटमॉस्फेरिक एयर की कंडीशन है, और 3 आपकी रूम की सप्लाई कंडीशन है। आपको वो कहते हैं कि हमें भी उसका जो रूम की, मेरे पास इनिशियल कंडीशन आपको कहता है, आपके पास एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस और ओमेगा 0.16 के ऊपर है। वो कहता है मुझे रूम का टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस और मेरा कंफर्ट लेवल ओमेगा जो है वो 0.07 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 30 डिग्री सेल्सियस की लाइन मार्क कर ली, उस लाइन को आपने एक्सटेंड करना है कहाँ तक, सैचुरेशन लाइन तक, दैट इज द पॉइंट 2। उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक आपने उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर दिया। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक जब आपने डिक्रीज कर दिया, फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ये डीह्यूमिडिफिकेशन हो रही है, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो रहे हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है। कहाँ तक डिक्रीज करनी है, अप टू द रिक्वायर्ड लेवल। मेरा रिक्वायर्ड लेवल क्या है, 0.07। मैंने इस 0.07 पे आके स्टॉप कर दिया। मेरा फाइनल टेम्परेचर मुझे क्या रिक्वायर्ड है, 10, 0.07 एंड 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0.3 की कंडीशन आ गई। अब ये जो प्रोसेस हुआ ना 1 से 2, 2 से 3, ये हमारा फाइनल प्रोसेस को अचीव करने का पाथ था। तो फाइनल प्रोसेस मेरे पास कहाँ से कहाँ तक शो हुआ, 1 से लेके 3 तक जो प्रोसेस है, दिस इज द फाइनल प्रोसेस कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन।
तो मैम अगर हम 1 से डायरेक्ट 3 तक कर दें तो वो गलत हो जाएगा? नहीं 1 से डायरेक्ट 3 तक करें वो गलत नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को बताया कि बेसिकली 1 से 3 का पाथ अचीव किस तरह होता है हमारे पास, बताने का ये पर्पस है। पेपर में तो हम 1 से 3 तक डायरेक्ट करें। बिल्कुल आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 1 से 3 तक डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअल में मैम पॉइंट ही वो लेना है ना जिस पॉइंट पे वो वैल्यू है एग्जैक्ट पॉइंट 2 हमने क्या रीच लेना है? करना है मैम। असल में वो वैल्यू हमने उस वैल्यू तक पहुंचना है ना जो रिक्वायर्ड Exactly. वैल्यू है ये जो टेम्परेचर पाथ की है है या 1 वो से 2 और 2 से 3 ये हमारा पाथ है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली फाइनली हमारा 1 से 3 ही प्रोसेस है। अच्छा, इसी को अगर मैंने हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन करना होता तो ये देखिए अब हमारे पास प्रोसेस कैसे आ जाएगा। अब देखिए लेट से इनिशियल टेम्परेचर कितना है मेरे पास 10 डिग्री ये लें, ये मेरे पास 0.1 की कंडीशन आ गई। फाइनल आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है 30 तक, ये 10 से हमने कहाँ तक इंक्रीज करना है 30 तक। तो ये जो भी हमारे पास यहाँ पे हम डाउन टू अपवर्ड की तरफ एरो चले अपवर्ड हमारे जाएगा पास ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी, दिस इज द हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। अब इनिशियल ह्यूमिडिटी लेवल मेरे पास क्या था 0.08, फाइनल मैम ह्यूमिडिटी ये लेवल मेरे पास कहते हैं जो हमने पर्टिकुलर लाइंस वगैरह लगानी है, मतलब जिस तरह 30 पे आपने बोला था कि ये 0.16 की जो लाइन लगानी है, ये भी हमारे पास स्पेसिफिक होगा कि अगर हमारे पास 40 टेम्परेचर हो 50 टेम्परेचर हो तो जो हमारे पास लाइन होगी वो हम मतलब जिस तरह 30 पे हमारे पास 0.16 था, ये मतलब किस तरह से हम मतलब 30 पे हम 0.16 तक जो 1 की लाइन है हमने वो कैसे रोकी है, और 10 पे 0.07 की जो मैम ये जो रिलेशन था ना एक, बस ये नहीं समझ आया। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं उसके बाद शायद आपको आंसर जो है ना वो मिल जाए। ठीक है, मैम इसमें अननोन नहीं है ना कुछ भी, इसलिए ये तो एक साइकिल है। साइकिल है हमारे पास। अच्छा चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं समझ आएगा तो हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। अच्छा अब देखिए हमारे पास चलिए यही देख लें। वैसे आपके पास बुक में एक प्रॉब्लम है वो ज्यादा बेहतर था, वो मेरे पास शायद मैंने यहाँ प्लेस नहीं किया। कहते हैं कि मॉइस्ट एयर है, 50% ड्राइबल टेम्परेचर है and 32% relative humidity है। Enters the cooling coil of a dehumidification kiln, heat pump system and is cooled to a temperature of 80 degree। अब ड्राइबल टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल ड्राइबल टेम्परेचर 1 पॉइंट के 50 डिग्री सेल्सियस और फाइनल जो ड्राइबल टेम्परेचर हमारे पास हमें चाहिए 2 पॉइंट का, डेट इज 18 डिग्री 18 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें इनिशियली कितनी गिवन है 32% हमें गिवन है। वो कहते हैं कि इफ द ड्राइंग रेट ऑफ 6 मीटर क्यूब ऑफ रेड ओक, आपके पास रेड ओक का वॉल्यूम कितना है 6 मीटर क्यूब है, कितने रेट के ऊपर ड्राई हो रही है, मतलब 1 आवर के अंदर कितने ओक जो है कितना मतलब वो पीस उसका ड्राई हो रहा है, 4 kg जो है वो 1 आवर के अंदर ड्राई हो रहा है। आपने डिटरमाइन द किलोवाट ऑफ द रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड, कि आपको कितनी रेफ्रिजरेशन वहां पे जो है वो रिक्वायर्ड है वो आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा मैं अभी आप लोगों को पहले जी इसमें 4 kg ये मैस है एम, ये ड्राइंग रेट है हमारे पास। ड्राइंग मैम रेट ये रेड ओक इसका सिंबल क्या मैम ड्राइंग रेट का? सिंपल नहीं है, आप इसको एज इट इज ड्राइंग रेट ही लिख सकते हो, किलो मैस पर यूनिट टाइम, किलोग्राम पर आवर। मैम ये रेड As it ओक is, लंबर use करें। ये क्या चीज है मैम? क्या कह रहे हो? मैम ये रेड ओक लंबर 6 मीटर क्यूब ऑफ रेड ओक लंबर, हाँ हाँ, मैम ये कोई एजेंट है, ड्राइंग एजेंट है? नहीं नहीं, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मैम वो कह रहे इफ मैम द वो ड्राइंग कह रेट रहा ऑफ है यूनिट है इसका मैम, ये 6 मीटर क्यूब ऑफ रेड ओक लंबर। मैम जिस तरह कूलेंट डलता है ये उस तरह का भाई पूछ रहे हैं शायद। क्या चीज कूलेंट? रेड ओक नंबर बेसिकली आपके पास लकड़ी का एक पीस है ना, रेड ओक तो उसकी मतलब वुड की एक टाइप है, वुड की एक टाइप है ना हमारे पास, हम एक हीट पंप के अंदर यूज कर रहे हैं ना उसको। ओके ना, ओके ऐसे क्लियर हुआ? रेड बेसिकली कोई रेफ्रिजरेंट नहीं है, बेसिकली रेड ओक हमारे पास वुड की एक टाइप है। ठीक है, आपने उसको ठंडा करना है। ठीक है, आप उसको एक
किलन के अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है, और वो वहां पे कितने, वो जो रेड डॉग बेसिकली आप कह लो कि जिस तरह आपके पास गाड़ी के अंदर पेट्रोल एक फ्यूल यूज होता है ना, यस मैम। ठीक है, इसी तरह रेड डॉग वहां पे एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा अब देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इनिशियल 50 है, फाइनल ड्राई बल्ब टेम्परेचर 18 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास 32% है। सबसे पहले आप इसको चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लो। आप लोग अपने पास चार्ट लेके आते तो आज ये साथ साथ करते वो ज्यादा बेहतर था। मैम हम सोल्व मैम कर रहे हैं, हमारे हमारे पास पास दूसरा चार्ट था है। BTU पर पाउंड। नहीं ये वाला चार्ट ले लें उसमें एसआई में। वो अच्छा आपने मैम जो लिंक भेजा था हमने उसमें से निकाला था। अच्छा सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है 50 और 32%। आ जाए यहाँ से, ये 40 ये 50 और देखिए यहाँ पे 32 कहाँ पे है, ये हमारे पास क्या है 100, ये देखिए ये 30 है ये 20 है, तो ये 32 की लाइन आ गई लेट से। मैम अबव होगी यहाँ पे। हाँ जी अभी ड्रॉ किया। कुछ इस तरह, और मैम कलर चेंज कर लेंगे, सारा ब्लैक है ना, वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 50 का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल एंड पे गिवन है हमारे पास 50, तो ये वो इसको इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। लेट्स से मेरे पास ये पॉइंट नंबर 1 आ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है? मैम पॉइंट 1 रिपीट कर दें। यस मैम। पॉइंट 1 की देखो बेटा कंडीशंस गिवन है, ड्राइबल टेम्परेचर है 50 और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 32%। तो मैंने यहाँ से ड्राइबल टेम्परेचर कितना देखा है, ये 50 डिग्री सेल्सियस ये ड्राइबल टेम्परेचर आ गया, और ये देखो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये 30 की लाइन है, ये 40 की है, तो इन बिटवीन मैंने क्या ड्रॉ कर दिया 32 की लाइन ड्रॉ कर दी है। ड्राइबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन दोनों जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट 1 आ गया। क्लियर है अभी पॉइंट? यस मैम। अच्छा अब आपके फाइनल आपको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है ड्राइबल, 18 डिग्री सेल्सियस आपको फाइनल टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। आप क्या करोगे, यहां से सैचुरेशन लाइन के ऊपर मूव करोगे, ये क्या आ जाएगा पॉइंट 2, उसके बाद आपने कहां तक मूव करना है 18 डिग्री सेल्सियस, ये 10 है ये 20 है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेट से ये 20 19 मैं कहती हूँ ये मेरे पास 18 की लाइन आ गई। यहां से आप इस सैचुरेशन लाइन के अक्रॉस डाउनवर्ड मूव करोगे तो ये पॉइंट 3 आपकी रिक्वायर्ड कंडीशंस आ गई जो कि आपको रिक्वायर्ड है। अब लाइन 1 और 3 को ज्वाइन कर दो, तो ये मेरे पास प्रोसेस की डायग्राम आ गई। डायग्राम क्लियर है सबको? यस मैम। अब देखो अगर आपने इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है तो 1 पॉइंट की इंथैल्पी यहाँ से लेने के लिए आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अब वो देखिए ये हमारे पास कितनी आ जाती है अप्रोक्सीमेटली, लाइक करिए 110, ये 120 है, तो ये आ जाएगा 115, तो लेट्स से मेरे पास ये आ जाती है 112 डिग्री सेल्सियस। और पॉइंट 3 की इंथैल्पी के लिए आपके पास ये लाइन आ जाएगी 50 60 51 52 ये 50 भी आ जाती है 53 54 इंथैल्पीज भी आ गई आपके पास यहाँ से। तो अब आप आगे प्रॉब्लम के जो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी 50 आ रही है और 115 आ रही है आपके पास। मैंने आपको क्लास में बिल्कुल पहले बताया कि आपको 5-10 का मार्जिन आएगा रीड करने में। हो सकता है मैं जिसको 54 रीड कर रही हूँ, टेबल्स में चार्ट में स्केल में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आता है। चार्ट सबको क्लियर हो गया, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी, सबको क्लियर हो गई है? अच्छा ये देखिए अब हमने एंथैल्पीज भी निकाल ली है, कोरोस्पोंडिंगली आपके पास ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी आ गई है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वो कहते हैं यू हैव टू कैलकुलेट द किलोवाट ऑफ द रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड, कि कितने किलोवाट उसको ठंडा करने के लिए इस रेड ओक के जो कि हमारे पास जिसका वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब है उसको ठंडा करने के लिए हमें कितने किलोवाट रेफ्रिजरेशन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा सबसे पहले आपने ह्यूमिडिटी रेशो, चेंज इन ह्यूमिडिटी रेशियो निकाल ली, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो मेरे पास कितनी आ गई 12.3। अब मुझे क्या सबसे पहले बेसिक जो हमारे पास फॉर्मूला है Q का, डेट इज मैस, बिल्कुल स्टार्ट मैंने आपको बताया मैस ऑफ ड्राई एयर इनटू
डेल्टा एच। देखो ना, एक लकड़ी का पीस है जिसको आपने किलन के अंदर यूज किया था। अब जब वो बर्न हुआ, अब इसको ठंडा करने के लिए क्या यूज करोगे? ड्राई एयर, जो आपके पास एयर है उसी को यूज करेंगे ना। यस क्लास मैम। स्टेटमेंट क्लियर है? ये आपके पास एक रेड ओक का पीस है जिसको आपने किलन में यूज किया था। अब इसको आपने ठंडा करना है। इसको ठंडा करने के लिए आपने एटमॉस्फेरिक एयर को यूज किया है। उस एटमॉस्फेरिक एयर का सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? मैस चाहिए होगा। और जो जितना इंथैल्पी में चेंज आया, इंथैल्पी में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर जो इंथैल्पी थी उसमें जो चेंज आया है वो डेल्टा एच आप फाइंड आउट कर लोगे। तो आप वहां से क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। मैम स्टेटमेंट मैथ क्लियर? वो 4 kg था। नहीं, 4 kg उसका ड्राइंग रेट था बेटा। ड्राइंग रेट है 4 kg पर आवर। वो मैस ऑफ इसमें एयर नहीं मैथ गिवन। कहाँ पे है मैम? रेट इसका एग्जैक्ट मैस ऑफ एयर हमारे पास नहीं गिवन। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा? हमें मैस ऑफ एयर फाइंड आउट करना है, क्योंकि डेल्टा एच हमें फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज द डेल्टा एच, दिस इज H2 यस मैम। एंड दिस इज H1। डेल्टा एच हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने मैस ऑफ ड्राई एयर किस तरह फाइंड आउट करेंगे? आपके पास वो कहता है, ये देखो ड्राइंग रेट, उसका फॉर्मूला क्या गिवन है? kg पर आर डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्राम पर केजी। ये देखो, केजी वाटर पर आवर डिवाइडेड बाय केजी वाटर पर यूनिट केजी ऑफ ड्राई एयर। ये केजी वाटर केजी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या यूनिट रहेगा? किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर पर यूनिट आर। तो ये किसका फॉर्मूला यूनिट है? मैस फ्लो रेट का यूनिट है। ये हमारे पास क्या आ जाता है? किलोग्राम पर यूनिट टाइम। मेरे पास किसका यूनिट आ जाएगा? मैस फ्लो रेट का। तो आपका ड्राइंग रेट गिवन है 4, ह्यूमिडिटी रेशियो हमने निकाल दी है, तो यहाँ से मैस ऑफ ड्राई एयर मेरे पास कितना आ गया? 325। आपके पास डेल्टा एच आप मैम लोगों ने ऑलरेडी जी ये जो हमने ह्यूमिडिटी रेशियो निकाली है ये वो 1 वाली हम यूज करेंगे ये आपके कि पास H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, सॉरी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा मैम। ओके। ये तो आपके पास यहाँ से। तो आपके पास मैस ऑफ एयर कितना आ गया? 325। तो 325 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच आप लोगों ने निकाला हुआ था। तो इतने किलोग्राम ऑफ पर आवर जो है वो हीट हमें रिक्वायर्ड है वहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, ठंडा करने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर्ड है। ये 5.9 किलोवाट हीट जो है वो वहां से रिमूव होगी, तो रेड ओक जो है वो ठंडा होगा और फर्दर जो है उसको कूल डाउन करेगा। क्लास क्लियर है ये पॉइंट? मैम ये जो फॉर्मूले होते हैं ये नहीं समझ में आता है बस। इसमें कोई इसमें वही फॉर्मूला होता में है यूज नहीं किया आपने, मैम सिंपल बस वही फॉर्मूला ये थोड़ा सा मुश्किल m लगता है डॉट ये डेल्टा जो एच, यही फॉर्मूला है वाटर m पर डॉट और वो चेंज करना Cp ड्राई डेल्टा टी। सिर्फ यही एक फॉर्मूला आपने हमेशा यूज करना है। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने मैस ऑफ एयर निकालने के लिए यहाँ पे ये चीज जो एक्स्ट्रा आप लोगों ने की है, ये मैं उसके कह रहा अलावा यहाँ पे था। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, इसी तरह फिर हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस आ जाता है। उस केस में मैम ह्यूमिडिटी ये लेवल ड्राइंग रेट जी फार्मूला में, मैम फार्मूला में ये जो ड्राइंग रेट है ये गिवन वैल्यू है मैम? ये गिवन है हमें 4 kg पर आवर। ओके मैम। मैम ये यूट्यूब पे आप अपलोड कर देंगे लेक्चर? जाहिर से हाँ, मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन में। ओके मैम। चलिए, काफी आज के लिए। यस मैम बहुत ज्यादा हो गया। एक्सक्यूज मी तो मैम, नेक्स्ट टाइम आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मैम कि जी वो मैम जो आपने प्रोजेक्ट दिया हुआ है कूलिंग लोड कैलकुलेशंस का, मैम अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि मैम अभी आउट ऑफ सिटी हैं, ग्रुप मेट्स। तो मैम वो आप बता रही थी कि किसी बिल्डिंग में आपने जाके उसके वो नहीं, वो मेजरमेंट्स मैंने वगैरह लेनी है। तो अब बिल्कुल। मैम इसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर दें, रिक्वेस्ट है मैम। अच्छा चले, मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, देख लेंगे।